एवरीबॉडी, आरबीआई ग्रेड बी 2024 के फेज 2 एग्जाम का स्कोर कार्ड अब आउट हो चुका है। आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा। जिन्होंने अभी तक चेक नहीं किया है, आप प्लीज़ एक बार जाके चेक करो और देखो कि आपका कितना स्कोर उसमें रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसका रीज़न ये है, मैंने कुछ लोगों का स्कोर कार्ड देखा और एक जो कॉमन चीज़ मैंने नोटिस की है वो ये कि इस बार के एफएम में और ख़ास करके डिस्क्रिप्टिव में लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करो तो इस बार स्कोर उनका काफ़ी लो है। अब इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप ऐसे सोचो ऑब्जेक्टिवली तो एफएम में जो मैनेजमेंट का पार्ट है वो तो लगभग स्टैटिक ही रहने वाला है। लास्ट ईयर भी था, अगर इस साल एग्ज़ाम होता है तो इस बार भी रहेगा। तो फिर ऐसा क्यों है कि इसमें स्कोर लोगों के कम होते जा रहे हैं? जो मेरा असेसमेंट है, तो मेरे हिसाब से जब कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट अगर वो लार्जली स्टैटिक है तो ऐसा आप मान के चलो कि हर कोई वही सेम टॉपिक्स, वही सेम कंटेंट बार बार रीड कर रहा होता है। तो इन दी एंड जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाते हो तो वहाँ पे कोई दो लोगों के आंसर्स में कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन वहाँ पे रह नहीं जाता। सबके आंसर्स वहाँ पे आपको सिमिलर दिखाई देने लगते हैं। शायद एक ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से सबके वहाँ पे लो मार्क्स हैं, किसी को भी बहुत ज़्यादा रेट नहीं किया गया। तो फिर इसका तरीका क्या है? इसका अब काउंटर मेजर क्या होगा कि जब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि स्टैटिक है उसमें आप क्या क्या वहाँ पे डिफरेंट करो कि आपका स्कोर बाकियों से ज़्यादा रहे। ये सारी बातें हम समझेंगे। पहले मैं एक बार थोड़ा आपको समझा दूँ कि जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान है समझने में, लेकिन फिर भी हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिन लोगों का ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनको भी अच्छे से ये सारी बातें समझ में आ जाए। तो सपोज हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो सबसे बेसिक आपका चैप्टर होगा मोटिवेशन है। मोटिवेशन के एक छोटे से टॉपिक को हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए यूज़ करेंगे। तो सपोज जैसे हम बात करते हैं मैस्लो के थ्योरी की, ठीक है। ओके, तो इसमें आप सबको पता है या जिन लोगों ने अभी रीड करना स्टार्ट किया है वो हो सकता है कि ये वाला चैप्टर बाद में करे शायद, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने नहीं आया। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि पहले किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते थे और आजकल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या आगे भी पूछे जाएंगे। तो मैस्लो के थ्योरी में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक हायरार्की बनाई या फिर पिरामिड बनाई और सबसे बेस पे उन्होंने रखा किसको? फिजियोलॉजिकल नीड्स को। मतलब ये बहुत ही बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना आपकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, ठीक है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और सबसे टॉप पे इन्होंने रखा किसको? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को। ये हाईएस्ट ऑर्डर की नीड होती है और इसको आप फुलफिल तभी करते हो जब पहले के 4 नीड्स आपके फुलफिल हो चुके हैं ऑलरेडी। नाउ ये वाले थ्योरी में इन्होंने बहुत सारी और भी बातें कही हैं कि आप सबसे पहले इस नीड को फुलफिल करोगे, यानी जो सबसे बेसिक नीड है दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। सो फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल दिस पार्टिकुलर नीड, ओनली देन यू कैन जो बाकी के हमारे 4 है, ठीक है, उसको आप फुलफिल करोगे इसी ऑर्डर में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे। तो एग्जाम में जो पहले क्वेश्चन आया करता था, अगर मैं बहुत पहले की बात करूं और आपने देखे भी होंगे क्वेश्चंस, कि सिंपली वो ये पूछ लेते थे कि मैस्लो के हायरार्की में कौन सी नीड नहीं है। वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं 5, उसमें से आपको पिक करना होता था कि कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो ये बहुत ही आसान हो गया, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। लाइकवाइज एक जो टॉपिक बहुत रिपीट होता है वो होता है मोटिवेशन और मोराल के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो जिन लोगों ने रीड किया है उनको ये अच्छे से पता होगा कि मोटिवेशन हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करता है, बट मोराल एक ग्रुप कॉन्सेप्ट है। एज इन कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोराल हाई है तो मतलब ये कि सारे लोग वहाँ पे अच्छा फील कर रहे हैं। हो सकता है पूरे ग्रुप का मोराल हाई हो, लेकिन कोई 1 या 2 इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है वहाँ पे जो अभी पर्सनल लेवल पे लो मोटिवेशन फेस कर रहा है ड्यू टू वेरियस रीजंस। कुछ भी हो सकता है, पर्सनल रीजन हो सकता है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में जो फैक्टर्स हैं वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आपको 5 वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिसमें मोटिवेशन और मोराल के ऊपर कमेंट किया गया होगा।
अगर मान लो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, तो हो सकता है कोई ऐसा स्टेटमेंट रहा होगा जिसमें ये लिखा है कि मोरल इज अ ग्रुप कॉन्सेप्ट, या फिर जिसको हम बोलेंगे कि टीम कॉन्सेप्ट। तो अगर कुछ ऐसे फीचर्स वहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं जिससे कि आप ये पकड़ पाओ कि मोटिवेशन वो हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे वर्क करेगा और मोरल हमेशा ग्रुप लेवल पे वर्क करेगा, तो आप इजीली उसका आंसर कर सकते थे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं पहले। बट आजकल क्या है, क्योंकि टॉपिक्स वही हैं सारे और बहुत बार आसान क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अब वो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे मैस्लो के थ्योरी के ऊपर, तो आपने इंडिविजुअली ये वाली थ्योरी को मान लो कि बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, आपको ये भी पता है कि पहले हम ये फुलफिल करेंगे, फिर सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे और फिफ्थ पे आएंगे, और इसको हम जंप नहीं कर सकते। एज इन कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड पे आ जाऊं। मैस्लो ने बोला है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको ये सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा। इसके जस्ट बाद जो थ्योरी आई थी, दैट इज जिसको हम बोलते हैं ईआरजी थ्योरी। ईआरजी थ्योरी, अब इसमें लाइक इसके जो प्रोपाउंडर थे वो थे एल्डरफर। So what he did, he actually challenged so he challenged the features laid down by Maslow in his hierarchy of needs. उन्होंने ये बोला कि आपको सिक्वेंसली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक नीड पूरा हो चुका है और आपका मन है कि आप सपोज इसके जस्ट बाद आता है यहाँ पे सेफ्टी नीड, राइट, तो आप सेफ्टी नीड्स फुलफिल ना करके आप सीधे आ जाओ कहां पे, या तो एस्टीम होगा या फिर आपका जो भी है। सो इन्होंने ये ऑप्शन दिया। अब जैसे हमने बात की कि पहले के जो क्वेश्चंस आते थे कि इसमें क्या क्या है, अगर आपको वो भी पता था तो आप आंसर इजीली कर सकते थे। लाइकवाइज अगर इस वाले थ्योरी को हम देखें तो ईआरजी का फुल फॉर्म क्या है, तो ई से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई से होता है एग्जिस्टेंस, आर से होता है रिलेटेडनेस और जी से होता है ग्रोथ। कहीं ना कहीं इन्हीं 5 नीड्स को इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है ये 3 नीड्स में, राइट। तो ईआरजी के ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले, वो ये कि एक तो सबसे पहले आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं, उसमें से बोला जाता है कि कौन सा इसका पार्ट है। एज इन की ईआरजी थ्योरी में जितने नीड्स हैं लिस्टेड, उसमें से कौन कौन यहाँ ऑप्शंस में है या नहीं है, जो भी है। बहुत ही आसान वे में पूछते थे आपसे वो। अब जो ट्रेंड आ रहा है निकल के, वो ये कि अब आपको कंपेयर करना भी आना चाहिए। लाइक डिस्क्रिप्टिव में वो बहुत इजीली आपसे पूछ सकते हैं कि दोनों थ्योरीज को कंपेयर करो, ठीक है, और इसके ऊपर बात करो कि कैसे ईआरजी थ्योरी, ठीक है, वो ज़्यादा लीनियंट है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है आजकल के ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में। मतलब इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, ठीक है। या फिर ये बोल देंगे कि दोनों के लिमिटेशंस बताओ, दोनों के एडवांटेजेस बताओ, और कैसे ईआरजी थ्योरी ने बिल्ड ऑन किया है मैस्लो की थ्योरी पे और कैसे उसको अपग्रेड किया है। तो ऐसे कंपेयर करके आपको स्टडी करना आना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें नोट्स में होती हैं, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना होगा, वो ये कि हम अभी जो बातें कर रहे हैं कि कैसे आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये आपको हर नोट्स में मिलेगा। मतलब हमारे भी नोट्स में है। अगर आप किसी और भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी ये सब चीज़ें होंगी। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है कि आपके मैनेजमेंट में बहुत सारे चैप्टर्स है, राइट, बहुत सारे वहाँ पे थ्योरीज होंगे, बेसिक चीज़ें वहाँ पे दे रखी होंगी, लेकिन कोई भी नोट्स आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकती। वो आप ऐसे सोचो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि हर डायमेंशन पे आपको क्रिटिकली एनालाइज करके हर थ्योरी के बारे में अच्छे से वहाँ पे बताया जाए। अगर ऐसा होगा तो हर एक चैप्टर 100 पेज से कम का नहीं बनेगा। अब जैसे हमारे कोर्स में टोटल मैनेजमेंट के 12 चैप्टर्स हैं, अगर हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करने की कोशिश की, 100 पेज से कम में कोई चैप्टर नहीं बनेगा। फिर तो फिर इसका तरीका क्या है, फिर आप रीड कैसे करो? क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हैं, सपोज इनका बीटेक रहा होगा, ठीक है, कॉमर्स वालों ने फिर भी इसको ग्रेजुएशन लेवल पे रीड कर रखा है, तो उनको बेसिक चीज़ें पता है, तो वो अपना वहाँ से बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं ऊपर। लेकिन जिनका मैनेजमेंट था ही नहीं चैप्टर सब्जेक्ट पहले, उनको तो बहुत दिक्कत होगी, तो वो फिर इसको कैसे रीड करें? अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। हमने जो इसके लिए ऑप्शन बना रखा है वो ये कि एक हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है
लाइक जितने भी लोग हमारे कोर्स में इनरोल्ड हैं उनका एक अलग से ग्रुप है। अब मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे रेगुलरली डिस्कशंस हों। अभी शायद जस्ट रिजल्ट आया है, लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ये रीज़न हो सकता है कि अभी वहाँ पे डिस्कशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते। बट मैं आप सबको इनकरेज करूँगा कि आप या तो हमारे कोर्स में है या फिर किसी और के भी किसी और का भी अगर आपने कोर्स लिया है, अगर वहाँ पे कोई ऐसा डिस्कशन फोरम है तो आप वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरे दिन लगे रहो वहाँ पे, ये भी फिजिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके अगर आपने आज के दिन में सपोज कि मोटिवेशन चैप्टर के ही 4-5 थ्योरीज आपने रीड किए हैं, आप वहाँ पे पोस्ट करो कि आपने उसमें क्या क्या सीखा है, और कुछ डायमेंशंस आपसे अगर छूट गए हैं तो लोगों से आप वहाँ पे फीडबैक लो कि इसमें क्या क्या यहाँ पे ऐड ऑन किया जा सकता है। वेल हमारे ग्रुप पे ये भी ऑप्शन है कि आप मुझे या ग्रुप पे जो बाकी के एडमिन्स हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से पूछिए कि इसमें अलग से क्या पढ़ना चाहिए। और कि जब तक आप ये हैबिट बिल्ड नहीं करेंगे कि आप अपने लेवल पे भी थोड़ा सा रिसर्च करो, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक ऐसा मान के चलो कि आप एक अच्छा आंसर और एक ऐसा आंसर जो कि थोड़ा सा आप ऐसे सोच के देखो कि वो आपको दूसरों से अलग बनाए, ठीक है, आपका आंसर इजीली डिफरेंशिएबल हो, जो वहाँ पे चेक कर रहे हैं उनको लगे कि आपके आंसर में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत यूनिक चीज़ें हैं जो कि बाकियों ने नहीं लिखा है, तभी आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। वरना फिर क्या है कि हर कोई वही चीज़ें लिखेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होंगे मैनेजमेंट में आप ये मान के चलो कि सारे के सारे स्टैटिक ही होते हैं मोस्टली। कुछ हो सकता है ऐसा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अगर आरबीआई की कोई नई इनपुट आ गई वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने कुछ गाइडेंस नोट वहाँ पे प्रोवाइड किया, तब आप मान के चलो कि थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड हो जाएंगी। सेबी ने कुछ किया अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके तो नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। बट आपको भी पता है कि ये टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जिसमें नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आए। ऐसा हो सकता है साल में एक हो, कई बार साल में एक बार भी नहीं होता, तो ये लार्जली स्टैटिक ही रहता है। बट ये आपके ऊपर है कि आप कैसे अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके, और आप मार्केट में या फिर जो न्यूज़ आती रहती हैं बार बार, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अभी रिसेंटली हमारे कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वहाँ पे कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई हुई हैं, आरबीआई ने उस पर एक्शन भी लिया है, ठीक है। और जब आरबीआई एक्शन लेती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उसके बोर्ड को ही रिप्लेस कर देती है। तो अब आपको वहाँ पे लाइक वहाँ से आपको हिंट मिलना चाहिए कि अगर बोर्ड से मेरा मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी, तो अगर आरबीआई को ये नीड फील हुई कि हमें किसी कोऑपरेटिव बैंक या किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के या तो पूरे बोर्ड को या फिर बोर्ड के किसी मेंबर को रिप्लेस करना पड़ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे लैप्सेस हुई होंगी, या फिर वहाँ पे कोई ऐसी मेजर आप बोल सकते हो कि कोई ऐसा फ्रॉड टाइप का या कुछ अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड वहाँ पे इशू रही होगी। तो आपको उसके बारे में समझना है। और अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है खास करके डिस्क्रिप्टिव में, और वो आपके उस न्यूज़ आर्टिकल से मैच कर रहा हो कि हाँ ऐसा कुछ था वहाँ पे भी था, तो अब आपको उसे मेंशन करना है यहाँ पे। इससे क्या होगा कि जो आपका आंसर इवेलुएट कर रहा है उसको ये फीलिंग आती है कि आपको बेसिक चीज़ें तो पता है ही, साथ ही साथ आप इसको लिंक भी कर पा रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड आरबीआई में जाने के बाद आपका यही काम होने वाला है, राइट। तो उनको ये अच्छा लगेगा कि आपको ये चीज़ें अच्छे से पता है कि कैसे मार्केट में जो चीज़ें हो रही हैं उसको मैं रिलेट कर पाऊँ किसी स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ। इनफैक्ट सिलेबस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक इंक्लूड करने का पूरा पर्पस यही है कि आप वहाँ पे काम करने के लिए रेडी हो पाओ, आपको पहले चीज़ें समझ में आ पाए अच्छे से कि क्यों किसी भी कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बहुत रॉबस्ट फॉर्म में होना जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। अब सिंपली आपने अगर थ्योरी को रट लिया तो अब वहाँ से काम नहीं चलने वाला है। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अगेन वहाँ पे भी कंपेयर करते हुए क्वेश्चन आ सकता है। कुछ सालों से अब थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं। जैसे आपको कोई वहाँ पे सिचुएशन दी होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी नीड अभी तक आपकी फुलफिल नहीं हुई है। और अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने लास्ट ईयर के मॉक में या इनफैक्ट 2023 में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत डाले थे जिसमें कि कोई सिचुएशन होती थी और उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस को पिक करना होता था। तो थोड़ा सा पढ़ने के तरीके को आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ बार बार अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताता हूँ कि अब सिंपली वो रीड करने से, मेमोराइज करने से काम नहीं चलने वाला आपका।
अब थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे आप इस लेवल पे आ जाओ कि आप वहाँ पे अपने नॉलेज को अप्लाई कर पाओ, कि अगर आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन दी गई है तो वो थ्योरी कैसे वहाँ पे रेलेवेंट है, और उसके आगे अगर आपका वहाँ पे ओपिनियन पूछा गया है मतलब डिस्क्रिप्टिव में, तो आप वहाँ पे अच्छे से लिख पाओ। और ओपिनियन आप ये मान के चलो कि अगर आपने रीड कर रखा है बहुत अच्छे से, आपने अगर मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको भी लिंक कर रखा है टॉपिक से, तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि आपके ओपिनियंस एज इट इज़, ठीक है, या फिर एकदम एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड वो मैच होता हो किसी और के आंसर से। ऐसा नहीं होता है। तो ओपिनियंस जब आप अपने इंक्लूड करना स्टार्ट करोगे तब आपका आंसर वो बाकियों से डिफरेंट दिखना शुरू होगा। अगर आप सिर्फ थ्योरीज पे, सिर्फ स्टैटिक लर्निंग्स पे फोकस करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली सेम होने वाला है जो बाकियों का होता है, राइट। तो मैंने इसको बहुत बार रिपीट कर दिया आई थिंक, लेकिन मेरा पॉइंट वही था कि आप खुद से भी यहाँ पे एफर्ट डालो। अब इसमें बहुत कुछ और भी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, जैसे इसके आगे एक है हर्जबर्ग, उन्होंने भी थ्योरी दी, ठीक है। उनके थ्योरी को बोलते हैं टू फैक्टर थ्योरी। तो सपोज सबसे पहले आपने ये रीड किया, आप सेकंड पे आ गए, आपने ये रीड किया, आपने इसके और इसके बीच में डिफरेंसेस देख लिए, कौन बेटर है और कौन बेटर है किस सिचुएशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। अब आपने थर्ड थ्योरी रीड की, ये वाली, तो यहां पे आते आते आपको इन दोनों के साथ इसको लिंक करना है। ये नहीं कि आप इसको एंटायरिटी में मतलब पढ़ो और इसको पढ़ के मूव ऑन कर जाओ दूसरे पे, आपको बाकी दोनों थ्योरीज से भी लिंक करना है। और यही सेम चीज होगी फिर आप फोर्थ पढ़ोगे, जिसको हम बोलते हैं थ्री नीड्स थ्योरी। तो ऐसे ऐसे करके आपको बाकियों से कंपेयर करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ब्रॉडन हो जाएगी। और सपोज कि किसी एक थ्योरी पे क्वेश्चन ना आके अगर सिर्फ ये आता है कि जो मोटिवेशन के कंटेंट थ्योरीज हैं या फिर नीड बेस्ड थ्योरीज हैं, तो अगर उनके बीच में कोई स्टडी करने को आ गया और अगर आपने पहले से सबको कंपेयर कर रखा है एक साथ, तब आप उसका आंसर अच्छे से लिख पाओगे। तो इस डायरेक्शन में आपको सोचना है। अब ये मैंने मोटिवेशन चैप्टर के थ्रू समझाया है, लाइकवाइज लीडरशिप में भी बहुत सारे थ्योरीज हैं, ठीक है। पर्सनालिटी के चैप्टर में बहुत सारे थ्योरीज हैं। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो चैप्टर है उसमें भी आपको बहुत सारे मॉडल्स या बहुत सारे टर्म्स वहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद जो हमारा एथिक्स वाला चैप्टर है, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे टर्म्स दिखेंगे। तो आपको अप्रोच सेम रखना है कि कैसे आप अपने अंडरस्टैंडिंग को कैसे और ज़्यादा ब्रॉडन करते हो, कैसे नए नए डायमेंशंस को आप कवर करेंगे, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। और आजकल सबके पास इंटरनेट है, तो आप खुद से थोड़ा सर्च कर लिया करो। जब भी कोई थ्योरी पढ़ो तो एक बार नेट पे सर्च कर लो कि कैसे इन प्रैक्टिस कंपनीज इसको अडॉप्ट करती है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब क्यों हम ये सब चीज़ें रीड कर रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में क्या वहाँ पे रेलेवेंस है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है। जब आप ये सारी चीज़ें, ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करने लगोगे, तब क्या होगा कि अगर किसी थ्योरी के ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको ये बताना है कि रिसेंट नहीं बट अभी के टाइम पे, मतलब किसी कंपनी में ये कैसे अप्लाई हो सकता है, किसी कंपनी में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो अगर आपने इसके बारे में पहले से सर्च कर रखा है तो कुछ चीज़ें आप रिटेन कर पाओगे एग्जाम तक। अगर आप उसको यूज़ करके आंसर लिखते हो तो आपका आंसर फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आउट ऑफ 50 अगर किसी के 15 आ रहे हैं या फिर 21 आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के, अच्छा उनका ऑब्जेक्टिव में स्कोर ठीक है बट डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी कम है। तो इस बारे में आपको थोड़ा सोचना होगा कि चैप्टर में जो चीज़ें दे रखी हैं वो तो आपका अच्छे से होना ही चाहिए कवर्ड, साथ ही साथ आप खुद से भी थोड़ा सर्च करके देखो कि इसको हम कैसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका स्कोर एक हम बोलते हैं, मतलब सपोज कि 50 में अगर आपका 30 है तो ये सेफ स्कोर होता है। ऑब्वियसली आपको कोशिश करनी है कि कैसे आप 30 को भी क्रॉस करो, 30 के बाद आप 35 पे जाओ, 40 पे जाओ। ये मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले 15 से 20 से 25 पे आना जरूरी है। और आपको कोशिश ये करनी है कि किसी भी हाल में 30 से कम ना हो, क्योंकि अगर 30 से कम होता है तब फिर वहां पे दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आज के सेशन में जो मैंने तरीका बताया आपको वो आपको समझ में आया हो।
इन केस अगर अभी भी डाउट है कुछ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ पे पूछ सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे, वहाँ पे गाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।